आइए अब हम लोग पतंग कविता के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। यहाँ पर बच्चों आपको पूछा गया है जो जिस ऋतु का वर्णन कवि ने किया है उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु के बाद जो मौसम आता है उसी के बारे में लिखना है। और लिखना क्या है, अपने कविता के अनुसार लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। कुछ चीज़ें अपने मन से आप लोग लिख सकते हो, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है पाठ से संबंधित वही आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है वह इस प्रकार है। भाद्र का महीना अर्थात वर्षा ऋतु का महीना अंतिम माना जाता है। जो वर्षा ऋतु का सबसे लास्ट महीना होता है उसे भादो का महीना बोलते हैं। उसके समाप्त होते ही बरसात का समापन हो जाता है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, मतलब वर्षा ऋतु के लास्ट में ख़त्म होने के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में क्या होता है बच्चों, सुबह एकदम लालिमा युक्त होती है, अर्थात आसमान एकदम स्वच्छ रहता है और उसमें न तो बादल रहते हैं न धूल मिट्टी रहती है। उसके बाद धूप चमकदार हो जाती है, आसमान कोमलता से भर जाता है। जब आसमान स्वच्छ एवं निर्मल होता है तो उसमें कोमलता और शुद्धता दिखाई देने लगती है। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। इसमें बच्चों पूछा गया पतंग के लिए सबसे पतला चीज़, सबसे रंगीन चीज़ आदि विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। ये हम लोग समझेंगे पतंग बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब इस कविता में पतंग को बच्चों के प्रतीक के रूप में माना गया है। जिस प्रकार पतंग होती है, उड़ती रहती है, चारों तरफ इधर उधर इठलाती रहती है, वैसे ही बच्चे होते हैं। इसीलिए पतंग के लिए, जिस प्रकार पतंग बच्चे हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, उसी बच्चों को पतंग माना गया है। इसीलिए पतंग के लिए सबसे हल्की, सबसे पतली और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अर्थात बच्चों के लिए उस पतंग के माध्यम से सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वे बच्चों की भावनाओं और उमंगों का प्रतिरूप हैं। उनकी भावनाएं, उमंगें और आकांक्षाएं हल्की, पारदर्शी और सहजता से परिपूर्ण होती हैं। बिंब स्पष्ट कीजिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद ऋतु आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें बच्चों बिंब मतलब आपको कविता पढ़कर क्या चीज़ें आपके आंखों के सामने घूमकर आ रही हैं उसी को बिंब बोलते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात इसमें आपको लाल सवेरा दिखाई दे रहा है, अर्थात दृश्य दिखाई दे रहा है। कोई सुबह का दृश्य आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम लोग दिखेंगे दृश्य बिंब। मतलब कोई चीज़ आपके आंखों के सामने, सुबह का नज़ारा आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है पंक्ति पढ़ने के बाद, तो हो जाएगा दृश्य बिंब। और दूसरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इसमें बच्चों इस दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, शरद ऋतु जैसे साइकिल से बहुत तेजी से आ रहा है। अर्थात गतिशील दृश्य बिंब होगा, मतलब कोई चल कर आ रहा है। तो वहाँ पर ऐसा आपके मन में दिखाई देगा जैसे कोई साइकिल से बहुत तेजी तेजी भागते हुए आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब इसमें दिखाई भी दे रहा है और गति भी कर रहा है, तो वहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब होगा। पहले में दृश्य बिंब होगा और दूसरे में गतिशील दृश्य बिंब होगा। अब इसमें भी देखेंगे, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। इन दोनों पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, कोई घंटी बजा बजा के बुला रहा है हमको चमकीले इशारों से। इसमें बच्चों इशारा भी कर रहा है और घंटी भी बजा रहा है, मतलब आपको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। श्रव्य दृश्य बिंब हो जाएगा, मतलब सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, श्रव्य दृश्य बिंब हो जाएगा। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसको बच्चों आप लोग पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में जो बिंब प्रस्तुत किया है, इसमें दृश्यों को साकार किया गया है। वे हैं: तेज बौछारें, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। आज में दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब शब्दों में मतलब जो जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें सब चीज़ों में बिंब का प्रयोग किया गया है। अधिकतर में दृश्य बिंब है इसमें, मगर आप लोग जो हम बताएं उसको ध्यान रख करके वीडियो कम से कम 2 बार देखेंगे, तब समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन है: जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचो और सोचो कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास बच्चों होता है, रुई को कपास बोलते हैं, अर्थात बहुत ही मुलायम, जो जिस रुई से कॉटन, अर्थात रुई मतलब कॉटन को ही कपास बोलते हैं। बच्चों के बारे में कपास चीज़ का क्यों प्रयोग किया गया है? बच्चों का शरीर कपास की तरह नरम और हल्का फुल्का होता है। वे बेहद नाजुक होते हैं। उनकी भावनाएं, हृदय और कामनाएं भी उसी अनुपात में नाजुक होती हैं। कपास के प्रतीक से बच्चों की यही संबंध है, अर्थात बच्चों की भावनाएं और बच्चे स्वयं बहुत ही हल्के फुल्के स्वभाव के होते हैं, इसीलिए उनके लिए कपास जैसे विशेषण का प्रयोग किया गया। अर्थात रुई जिस प्रकार मुलायम और नर्म होती है और हल्की होती है, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। उनका मन निर्मल, स्वच्छ और हल्का फुल्के शरीर के, उनकी भावनाएं कोमल होती हैं, इसीलिए बच्चों के लिए कपास आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों: पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? इसका उत्तर है: पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। इससे बच्चों का उड़ान से संबंध, यह संबंध बनता है कि उनके मन की उमंगें, आकांक्षाएं, आशाएं भी आसमान तक ऊंची होकर उड़ रही हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे भी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसका इसमें अब क्वेश्चन दिया गया है: दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है: बच्चे अपने उमंग में इतने व्यापक हो जाते हैं कि उनके लिए दिशाएं दिशाएं नहीं रह जाती, बल्कि वे संगीत का वाद्य यंत्र ही बन जाती हैं, इसीलिए उनका खिलौना है। अर्थात किसी भी दिशा में उमंग पूर्वक दौड़ते घूमते रहते हैं और कहीं भी किसी दिशा का, किसी समय का उन्हें परवाह नहीं होता है, और उनमें उमंग और खुशियां ही हर समय रहती हैं। दूसरा क्वेश्चन है: जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए हमें छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि हमारे उत्साह के सामने छत की कठोरता कमज़ोर पड़ जाती है और उस पर ध्यान ही नहीं आता। बच्चों, आप लोग कभी फुटबॉल खेलते होंगे तो उस समय क्या होता है, अगर आपका जूता खराब हो गया या कुछ खराब हो गया, तो उस समय आप बिना जूता निकाल कर ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे तो आपके पैरों में चोट लग जाए, मगर उस समय के उमंग को, उत्साह के सामने आपकी चोट की परवाह नहीं होती। न तो आपको पता चलता है कि ये किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार के मैदान है, इस पे हमको ठोकर न लग जाए या कुछ दिक्कत न हो जाए, मगर उस समय आपको कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती है। परंतु जब आपके मन में डर और भय रहता है, तो आप जूता पहनने के बाद वे भी आपके पैर में ठोकर लग जाती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? देखिए बच्चों, जब हम अपने जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, तो हमारा
एक तरह से प्रशिक्षण हो जाता है। तब हम दुनिया की चुनौतियों का सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। जब एक बार हम किसी खतरनाक परिस्थिति से गुजर जाते हैं तो उन परिस्थितियों से किस प्रकार निकला जाए, उन उसके बारे में हम एक सीख लेते हैं। मतलब उसके बारे में हम एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किस प्रकार हमें कठिन समय में कैसे धैर्य बना के निकलना है, अर्थात हम प्रशिक्षण पा लेते हैं। कविता के आसपास आप लोग बच्चों स्वयं करेंगे इसको।